अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रोज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर व आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन पे। हम देखेंगे कि कैसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का बायोलॉजी में, रिसर्च में और मेडिकल की फील्ड में क्या क्या यूज़ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस पे। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल और मेडिकल यूजेस पर बात करने से पहले एक छोटी सी अहम बात जो आपसे शेयर करनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आज तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जितनी भी तरक्की, जितनी भी प्रोग्रेस की है, उसका मकसद सिर्फ एक रहा है कि मैनकाइंड का बेनिफिट, कि जितनी भी हम नई नई इनोवेशंस और डिस्कवरीज करते चले जाते हैं उसे हम इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के यूजेस भी इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप पढ़ेंगे कि कैसे हम इसे अपनी बेहतरी के लिए, अपनी क्रॉप्स की बेहतर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजिकल और मेडिकल फील्ड्स में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का क्या यूज़ है। हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की जब बात करते हैं तो एक पॉइंट हमारे जहन में ज़रूर आता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। यकीनन ये ना तो एक्सेसिबल होंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तो फिर इनकी एप्लीकेशंस आखिर कैसे हैं, इन्हें कमर्शियल लेवल पर, रिसर्च लेवल पर यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा जवाब है इसका। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और इनएक्सेसिबल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, हमने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। हम वहाँ पर ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को आप न्यूट्रॉन्स या फिर अल्फा पार्टिकल से अगर बम्बार्ड करें तो इस बम्बार्डमेंट से वो एक स्टेबल न्यूक्लियस दूसरे अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट अनस्टेबल न्यूक्लियस इज मोस्टली रेडियो एक्टिव। और लीजिए, आपका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप तैयार हो गया। सो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर नॉट दैट मच inaccessible. They are not that much expensive. We can manufacture, we can produce our own radioactive isotopes by just bombarding the nucleus with some neutrons or alpha particles. इसी बात को हमारी बुक किस तरह से लिखती है, चलिए ज़रा देख लेते हैं। Radioactive isotopes are manufactured easily by bombardment of a nucleus with neutrons and other particles. Such isotopes have become available and inexpensive. तो इनकी अवेलेबिलिटी भी है और ये इनएक्सपेंसिव भी है। स्टूडेंट्स, चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई कि वी हैव गॉट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एंड वी कैन यूज देम। एंड नाउ द सेकंड थिंग इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के तीन तरह के यूजेस हैं। एक रिसर्च की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का क्या यूज है, ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर किसी भी किस्म के रिएक्शन को देखने के लिए, रिएक्शन को ट्रेस करने के लिए, रिएक्शन का एक्सटेंट देखने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इस्तेमाल करते हैं। कि कोई भी, लेट्स अगर प्लांट की बात कर ली जाए तो कितनी मिकदार में एक न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स अपने फर्टिलाइजर से पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो एक प्लांट आखिर कितनी मिकदार में एक न्यूट्रिएंट ले रहा है, फिर उस न्यूट्रिएंट को कहाँ कहाँ से लेकर ऊपर तक जा रहा है, यानी किस ब्रांच में पहले गया, किस ब्रांच में कितनी मिकदार में गया, किस लीव ने कितनी मिकदार में उस न्यूट्रिएंट को लिया, और फिर उस न्यूट्रिएंट की मदद से फोटोसिंथेसिस में जो फूड तैयार हुआ उसमें वो न्यूट्रिएंट कितना इस्तेमाल हुआ। यानी कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनका एक्सटेंट देखने के लिए और ये देखने के लिए कि वो प्रोसीड कैसे हो रहे हैं, हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं, यानी कि रिसर्च फील्ड में यूज़ करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम इसे डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए, ह्यूमंस में कुछ डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए भी यही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं। सो ये दूसरी तरह का यूज है इसका। और डियर स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज द ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट्स के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हमारे बुक में लिखी हुई है, फिर उसके बाद डिटेल में ट्रेसर टेक्निक को भी पढ़ेंगे। तो चलिए जी डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हमारी बुक क्या कहती है। हमारी बुक ये कहती है, radioactive isotopes are used to find out what happens in many complex chemical reactions and how they proceed. ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में, एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस हैं हो कैसे रहे हैं और ये आगे प्रोसीड कैसे कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल बहुत खूबसूरत हमारी बुक में दी हुई है। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। बाय मिक्सिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप विद फर्टिलाइजर वी कैन इजीली मेजर हाउ मच फर्टिलाइजर इज टेकन अप बाय द प्लांट यूजिंग रेडिएशन डिटेक्टर। देखिए, डिफरेंट प्लांट्स की जो कंजम्पशन है फर्टिलाइजर की वो डिफरेंट है। मुख्तलिफ प्लांट्स मुख्तलिफ मकदार में अपने फर्टिलाइज़र को रिक्वायर करते हैं और कुछ प्लांट्स स्पेशल किस्म के फर्टिलाइज़र रिक्वायर करते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए हो सकता है नाइट्रोजन कंटेंट इंपॉर्टेंट हो, कुछ के लिए पोटेशियम, कुछ के लिए हो सकता है कि सोडियम कंटेंट इंपॉर्टेंट हो, कुछ के लिए फॉस्फोरस कंटेंट हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। तो डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट प्लांट नीड डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। बट हमें ये कैसे पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स? हमें पता चलेगा किसी भी प्लांट को स्टडी करके। अब हम प्लांट को स्टडी कैसे करेंगे? हम प्लांट को जो फर्टिलाइजर देंगे उसमें जो मेन न्यूट्रिएंट होगा उसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की शक्ल में देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से वो एक स्टेबल न्यूक्लियस को करते हैं। उसी मकदार में उनकी इनटेक होगी जिस मकदार में एक नॉर्मल स्टेबल न्यूक्लियस की होती है। तो कोई भी प्लांट उस स्पेसिफिक फर्टिलाइजर में से जो न्यूट्रिएंट वो चाहता है इनटेक करनी शुरू करेगा। अब जितनी ज़्यादा मकदार में वो इनटेक करेगा उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उस प्लांट में उस स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिटेक्टर की मदद से उसकी कंसंट्रेशन को चेक कर सकते हैं। हम उस प्लांट के स्टेम के पास, उसकी ब्रांचेस, उसके लीव्स के पास जब रेडियो एक्टिव डिटेक्टर लेके जाएंगे, हम रेडियो एक्टिव डिटेक्टर से चेक कर लेंगे कि किस इंटेंसिटी के साथ रेडिएशंस निकल रही हैं। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ रेडिएशन एमिट हो रही होंगी, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर प्लांट ने उस फर्टिलाइजर में से वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ज़्यादा मकदार में कंज्यूम किया। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये प्लांट ये पर्टिकुलर ये सर्टेन न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर से ज़्यादा लेता है। तो जब हम उस प्लांट के लिए वो फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे तो हम उस फर्टिलाइज़र में उस एक ख़ास एलिमेंट का कंटेंट ज़्यादा रखेंगे। तो ये रिसर्च फील्ड थी। चलिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हमारी बुक मजीद इस बारे में क्या कहती है। फ्रॉम सच मेजरमेंट फार्मर नो द प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू यूज। जो हमने बात अभी डिस्कस की वही बात हमारी बुक में लिखी हुई है। थ्रू द यूज ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन improved variety of some specific crops like rice, chickpea, wheat and cotton have been developed. Dear students, म्यूटेशन क्या है? देखिए, म्यूटेशन जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हाई एनर्जी रेडिएशंस किसी सेल पे अगर फॉल करें तो उस सेल में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आपको याद होगा हमने एक्सरेज के यूजेस में ये बात कही थी कि एक्सरेज में हमने ये कहा था कि द फाइनली फोकस्ड बीम ऑफ एक्सरेज इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय सम स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स इन द सेल। और फिर हम इसे रिसर्च करते हैं कि वो सेल उस ऑर्गेनेली की गैर मौजूदगी में कैसे बिहेव कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? हम इसी तरह से म्यूटेशन प्लांट्स में भी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, म्यूटेशन किस तरह से प्लांट्स में होती है, चलिए थोड़ा सा ज़रा डीपर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम प्लांट्स में कुछ अपनी मर्जी के ऐसे सीड्स डेवलप कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी से म्यूटेट करवा के
कि जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा बेहतर हो, जिन पर पेस्ट्स इजीली अटैक ना कर सकें, वो हार्श इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकें, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स हमें उस पर्टिकुलर क्रॉप की बेहतर यील्ड मिल सकती है, यानी उसकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिकली भी चंद क्रॉप्स की यील्ड पैदावार को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के ज़रिए म्यूटेट करवा के, यानी अपनी मर्जी से चेंज करके बढ़ा के बिल्कुल देखा डियर स्टूडेंट्स। और इनमें कौन कौन सी क्रॉप शामिल है? चावल की, राइस, चिकपिया, चने को कहते हैं, और गंदम की और कपास की फसल, वीट और कॉटन की। ये जो क्रॉप्स हैं इनकी प्रोडक्शन को अच्छा खासा हम रेडियो एक्टिव म्यूटेशन से बढ़ा चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स फिर इसके बाद आगे चलते हैं। हमारी बुक वही बात कि जो सेकंड टाइप ऑफ यूजेस हैं उन पर क्या कहती है? Radioactive tracers and imaging devices have helped in understanding and diagnosis of the disease. और इसके बाद जो वो सेकंड कैटेगरी थी वो भी हमारे सामने लिखी हुई है कि हम ऐसे डिजीज को डायग्नोज भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में ट्रेसर टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने भी जो दो मेजर टाइप्स ऑफ यूजेस की बात की है, ये ट्रेसर टेक्निक ही है, यानी कि हम समझाता हूँ ट्रेसर टेक्निक क्या होती है। थोड़ी सी मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को इस्तेमाल करते हैं, किसी प्लांट को वो दे देते हैं। अब प्लांट जैसे जैसे उस रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को इनटेक या एब्जॉर्ब करता जाता है, कंज्यूम करता जाता है, वैसे वैसे वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप उसके स्टेम से होता हुआ ऊपर तक जाता रहता है और हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये ट्रेसर टेक्निक समझाने के लिए मैं स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल दिया करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप भरी भीड़ में अपने रास्ते पे जा रहे हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां तो हैं, और मैं ये बात जानता भी हूँ कि आप पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी तक जा रहे हैं और इस भरी भीड़ में जा रहे हैं, रश वाले इलाके से गुजरते हुए जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आपका स्टार्ट ए था, आपकी मंजिल बी है, लेकिन अगर मुझे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये कहा जाए कि जल्दी से बताइए स्टूडेंट इस वक्त किधर है, तो मैं नहीं ट्रेस कर सकता, मुझे नहीं पता कि आप ए से बी तक के रास्ते में इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहाँ हैं, आप किस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। हाँ, अगर मैं आपकी पॉकेट में एक छोटा सा ट्रैकर डाल दूं, तो ट्रैकर हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी लोकेशन को ट्रैक करके मुझे बताता रहेगा। आप जिस वक्त ए से निकलेंगे और जब बी तक पहुंचेंगे, तो इस सारे सफ़र में आप जहां जहां से गुजरेंगे, मैं किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी पोजीशन, आपका पाथ बता सकता हूं। यही कुछ हम डियर स्टूडेंट्स ट्रेसर टेक्निक में किया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को बजाय स्टेबल आइसोटॉप के किसी प्लांट को या किसी ह्यूमन बीइंग को एक्यूमुलेट करवा देते हैं। अब वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जिस तरह से आगे प्रोसीड करता है, जहाँ जहाँ से होता हुआ गुजरता है, जो जो रिएक्शन करता हुआ जाता है, हम उसे बाहर से एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर से डिटेक्ट करके मेजर करते रहते हैं। हम उसके मोशन को, उसकी मूवमेंट को किसी भी प्लांट या ह्यूमन में डिटेक्ट या सेंस करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे कि अगर आपकी पॉकेट में एक ट्रांसमीटर पड़ा हो या एक ट्रैकर पड़ा हो, तो मैं आपके मोशन को डिटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुन, चलिए इसके बारे में हमारी बुक क्या कहती है समझने की कोशिश करते हैं। अ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप बिहेव्स इन जस्ट एज द सेम वे एज द नॉर्मल आइसोटॉप। तो आप नॉर्मल आइसोटॉप की जगह इसे यूज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बट द लोकेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप can be determined easily by measuring the radiation it emits. आम आइसोटॉप को रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा होता, तो डियर स्टूडेंट्स इसी वजह से वो उसी एक स्टूडेंट की तरह का है जो एक भरी भीड़ में एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं। हम जानते तो हैं ये ए से बी तक जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये इस लम्हे कहाँ पर होगा। इसका पता उसी वक्त किया जा सकता है जब आप उस स्टूडेंट की पॉकेट में एक ट्रांसमीटर डाल दें। अब ट्रांसमीटर की जगह हम इस आइसोटॉप की जगह इस
स्पेसिफिक नॉर्मल स्टेबल न्यूक्लियस की जगह रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डालते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को आप किसी भी लम्हे ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। उन रेडिएशंस की कंसंट्रेशन की मदद से आप उस आइसोटॉप को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कदम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है। द रेडियोएक्टिव आइसोटॉप एक्ट एज अ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, और ट्रेसर दैट मेक इट पॉसिबल टू फॉलो द कोर्स ऑफ द केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये हमने ये तो समझ लिया कि ट्रेसर टेक्निक है क्या। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेसर टेक्निक को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। इस ट्रेसर टेक्निक की मदद से डायग्नोसिस कैसे होता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारी बुक देखते हैं कि इस बारे में क्या कहती है। ट्रेसर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड इन एग्रीकल्चर टू स्टडी द अपटेक ऑफ द फर्टिलाइजर बाय द प्लांट। तो डियर स्टूडेंट्स, दो जगह पे यूजेस आ गए ना इसके। हम इससे ये भी देख सकते हैं कि कोई बॉडी में मैलिग्नेंट यानी कि कोई ईवल, कोई ख़राब, कोई अफेक्टेड ट्यूमर तो मौजूद नहीं है, यानी ट्यूमर की डायग्नोसिस के लिए भी, और दूसरा कि फर्टिलाइज़र किस तरह से कोई प्लांट अपटेक कर रहा है, कोई प्लांट किस तरह से कोई फर्टिलाइज़र ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसे अपना फूड बना रहा है। तो दो जगह पर ट्रेसर टेक्निक का यूज़ आ गया। चलिए फर्दर थोड़ी सी मज़ीद डिटेल में बात करते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशंस के लिए आखिर ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है कार्बन 12 का। जिस तरह से कार्बन 12 हमारी बॉडी में मूव कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, इसी तरह से कार्बन 12 को कार्बन 14 रिप्लेस भी कर सकता है। किसी किस्म की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन 14 के कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक एक आइसोटॉप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ है, और आइसोटॉप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो लिहाजा कार्बन 14 या कार्बन 12 बोथ विल बिहेव सिमिलरली, हमारी बॉडी में उनका एक जैसा बिहेवियर होगा। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम बॉडी में कार्बन की इनटेक को स्टडी करने के लिए, या प्लांट्स में कार्बन की इनटेक को स्टडी करने के लिए, और कार्बन की मदद से फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए कार्बन 12 की बजाय कार्बन 14 दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 14 जिस तरह एक प्लांट टेकअप करता है, उस कार्बन 14 को इस्तेमाल करके अपना फूड बनाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब कुछ डिटेक्ट कर रहे होते हैं यूजिंग डिटेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इंफॉर्मेशन से हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझने में खासी मदद मिलती है, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स हम इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मजीद बेहतर बना सकते हैं। अब इसी बारे में देखिए हमारी बुक क्या कहती है। इफ प्लांट इज गिवन द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ कार्बन 14, it will use it in exactly the same way as it always used the stable isotope of carbon 12. But the carbon 14 release beta radiations, and thus by measuring the radioactivity in different parts of the plant, we can measure the extent of photosynthesis. हम इससे फोटोसिंथेसिस का एक्सटेंट मेजर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोटोसिंथेसिस को हम इससे इनफैक्ट समझ भी सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए इसके सिंपल से बायोलॉजिकल फील्ड में यूजेस। डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ बायोलॉजिकल फील्ड में बल्कि इसके इंडस्ट्रियल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डिटेक्शन या डायग्नोसिस सिर्फ ह्यूमंस, एनिमल्स या प्लांट की नहीं करते। हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ करते हुए पाइप्स की लीकेज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसा ही बहुत मशहूर वाकया लाहौर शहर में मौजूद शालामार बाग के फाउंटेन पाइप्स की लीकेज का भी है। लाहौर शहर में मौजूद शालामार बाग के फाउंटेन्स के कुछ अंडरग्राउंड पाइप्स लीक हो गए। अब उन अंडरग्राउंड पाइप्स की लीकेज को डिटेक्ट करना एक मुश्किल मरहला था। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनको चेक करने के लिए, इनका फॉल्ट तलाश करने के लिए खुदाई की जाती, तो इससे एक तो
हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी खराब होती, डिटीरियोरेट होती, और फिर उसके बाद वो जो असल एसेंस है कि ये हिस्ट्री की पुरानी बनी हुई बिल्डिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाती। तो कुछ ऐसा करना था कि बजाय कि हम सारी की सारी ज़मीन खोद के सारे पाइप्स को इंडिविजुअली चेक करते, हम डायरेक्ट फॉल्ट तक पहुँचे। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, चलिए समझाता हूँ। हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से अपना फॉल्ट तलाश किया। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारी बुक इसे कैसे लिखती है। Traces are widely used in the medicine to study the process of digestion and the way chemical substance move about in the body। यानी कि यहाँ पर फिर से वही बात आ गई ना जो बात हमने प्लांट्स के लिए पढ़ी थी कि प्लांट्स फर्टिलाइजर से कोई भी न्यूट्रिएंट किस तरह से कितनी मिकदार में लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट उनके स्टेम में यानी पूरे प्लांट में कहाँ से किस तरह से होता हुआ गुजरता है और प्लांट उसे कैसे कंज्यूम करते हैं। अब यही बात हम ह्यूमंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि ह्यूमंस डाइजेशन कैसे करते हैं, कौन सा एलिमेंट किस जगह पे एब्जॉर्ब होता है, कौन सा मिनरल कौन सा विटामिन किस बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और बॉडी उस विटामिन को उस मिनरल को कैसे कंज्यूम करती है, यूज कैसे करती है। इसे भी हम स्टडी करते हैं यूजिंग द ट्रेसर टेक्निक। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। सम केमिकल्स सच एज हाइड्रोजन एंड सोडियम प्रेजेंट इन द वाटर एंड फूड आर distributed uniformly throughout the body. Certain other chemicals are selectively absorbed by certain organs. अब ये स्टूडेंट्स साथ साथ आगे बढ़ते चले जाइए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आगे मिलने वाली है। रेडियो आयोडीन फॉर एग्जाम्पल इज एब्जॉर्ब्ड मोस्टली बाय द थायराइड ग्लैंड्स, फॉस्फोरस बाय द बोन्स, कोबाल्ट बाय द लिवर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चंद हमने एलिमेंट्स का जिक्र किया, ये चंद एलिमेंट्स ये चंद ऑर्गन्स कंज्यूम करते, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, चलिए समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चला कि कोबाल्ट लिवर एक्यूमुलेट कर रहा है, लिवर कंज्यूम कर रहा है। हमें कैसे पता चला डियर स्टूडेंट्स कि आयोडीन थायराइड ग्लैंड्स ले रहे हैं। हमें फॉस्फोरस कैसे पता चला कि बॉन्स में जा रहा है। हमें ट्रेसर टेक्निक से पता चला। हमने डियर स्टूडेंट्स अपने फूड में कुछ मिकदार में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ फॉस्फोरस, कोबाल्ट या आयोडीन डाल के देखे और फिर देखा कि ये डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमारी बॉडी में किस किस जगह पे जा रहे हैं। तो पता चला कि कोबाल्ट लिवर की तरफ, फॉस्फोरस बोन्स की तरफ और डियर स्टूडेंट्स आयोडीन थायराइड ग्लैंड की तरफ जा रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ये तो पता चल गया कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को हम इनकी डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई भी अफेक्टेड पार्ट, कोई भी बीमार जिस्म का हिस्सा, कोई भी बीमार ऑर्गन एक सेहतमंद ऑर्गन की निस्बतन ज़्यादा मिकदार में इन एलिमेंट्स को कंज्यूम करता है। तो हम ये बात जानते हैं कि एक हेल्दी लिवर किस मिकदार में कोबाल्ट लेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियो एक्टिव कोबाल्ट ह्यूमन बॉडी को इंड्यूस करें, ह्यूमन बॉडी में दें और एक लिवर नॉर्मल लिवर से ज़्यादा मिकदार में कोबाल्ट 60 की मिकदार लेना शुरू कर दे, तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि दिस लिवर इज़ नॉट वर्किंग परफेक्टली फाइन। इस लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई डिजीज़ है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा मिकदार में आयोडीन एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मिकदार में लेना शुरू कर दें, तो हम फ़ौरन से समझ जाएंगे कि ये थायराइड ग्लैंड्स नॉर्मल ऑपरेट नहीं हो रहे, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं इस बारे में हमारी बुक क्या लिखती है। दे कैन सर्व एज ट्रेसर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द low activity radioactive isotopes are mixed with a stable isotope is administered by the injection or otherwise into the patient. So its location can be easily traced using the detectors. तो डियर स्टूडेंट्स, वही बात हमने जो भी सीखी, जो हमने भी कही, अब इसकी एग्जांपल हमारी बुक कैसे देती है, चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियोएक्टिव आयोडीन कैन बी यूज्ड टू चेक द पर्सनस थायराइड ग्लैंड is working correctly or not.
the diseased or hyperactive thyroid glands absorb more amount of the iodine. Normally they consume twice amount of iodine as that of normal person. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ह्यूमन ब्लड की सर्कुलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम सोडियम 24 यूज करते हैं। एक और सोडियम का आइसोटॉप सोडियम 24 यूज किया जाता है। चलिए इसी बात को देखते हैं हमारी बुक कैसे कहती है। A similar method is used to study the circulation of blood using radioactive isotope of sodium 24. स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी ट्रेसर टेक्निक की कि इस ट्रेसर टेक्निक की मदद से हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हमारी बुक क्या लिखती है। Experiments on cancerous cells have shown that those cells that multiply rapidly absorb more radiations and are more easily destroyed than the normal cells. तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो कैंसीरियस सेल्स हैं, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, वो ज़्यादा मकदार में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और एक हेल्दी सेल की निस्बतन ज़्यादा इजीली मर जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डैमेज्ड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर क्यों ना इन्हीं रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हुए इन कैंसीरियस सेल्स को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और यही काम हम रेडियोथेरेपी के अंदर एक कैंसर पेशेंट के साथ भी करते हैं। चलिए देखते हैं हमारी बुक अब फर्दर इस बारे में क्या कहती है। Radiotherapy with gamma from cobalt-60 is often used in the treatment of cancer. The gamma rays are carefully focused on the malignant tissue. Strict safety precautions are necessary. और डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी बुक लिखती है for both safety precautions should be made for both patient and attendant staff. स्टूडेंट्स, हम कैंसर का ट्रीटमेंट जिस तरह से मैंने अभी आपको चंद लम्हे पहले बताया, इन्हीं रेडियोएक्टिव रेडिएशंस की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम डियर स्टूडेंट्स फिर हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस को, जो कि कोबाल्ट 60 से निकल रही होती हैं, इसे कैंसीरियस सेल्स मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के ऊपर फॉल करवाते हैं और उन ट्यूमर्स को, उन कैंसीरियस सेल्स को मारते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक खतरा है क्योंकि रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हैं, दे कैन इवन डैमेज द हेल्दी सेल्स। ये उस ऑपरेशन थिएटर में या उस क्लिनिक में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए भी खतरनाक है और पेशेंट के लिए भी खतरनाक हो सकता है अगर ये सही से फोकस्ड फॉर्म में उस ट्यूमर पर फॉल ना कर रहा हो, या अगर इसकी इंटेंसिटी प्रिस्क्राइब्ड इंटेंसिटी से बढ़ जाए। दोनों सूरतों में radioactive iodine 131 is used to combat the cancer of the thyroid glands. Dear students, radioactive iodine 131 ना सिर्फ थायराइड ग्लैंड के डायग्नोसिस के लिए बल्कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। किस तरह से, चलिए आगे समझते हैं। Since iodine tends to collect in the thyroid gland, the radioactive isotope lodge where they can destroy the malignant cells. स्टूडेंट्स, अब होगा क्या? अब रेडियोएक्टिव आइसोटॉप आप जानते हैं कि आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड में एक्यूमुलेट होता है। अब अगर हम रेडियोएक्टिव आयोडीन 131 किसी बॉडी में इंजेक्ट करें तो वो थायराइड ग्लैंड में जाके इकट्ठा होता चला जाएगा क्योंकि रेडियोएक्टिव है, रेडिएशन एमिट करेगा। अगर थायराइड्स कैंसर से गुजर रहे हैं तो इनसे निकलने वाली रेडिएशंस उनके कैंसीरियस सेल्स को वहाँ पर मार देंगी, ख़त्म कर देंगी, जिससे कैंसर ख़त्म हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ मेडिसिन के ज़रिए आयोडीन 131 दिया जाता है, यहाँ पर बॉडी में इसकी पिल्स को इंजेक्ट कर दिया जाता है जो ऑटोमेटिकली इसे थायराइड ग्लैंड्स तक ले जाती हैं और वहाँ पर एक्यूमुलेट होने के बाद ये कैंसीरियस सेल्स को ख़त्म कर देता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फिर पढ़ते हैं हमारी बुक फर्दर इस बारे में क्या कहती है। इन सम केसेस the encapsulated seeds are implanted in the malignant tissues for the local and short range treatment. जिस तरह से मैंने भी आपको बताया कि आयोडीन को इसी तरह से थायराइड ग्लैंड को दे दिया जाता ताकि वो अपनी रेडियोएक्टिव रेडिएशन से कैंसीरियस सेल्स को ख़त्म कर सके। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से स्किन कैंसर के लिए फॉस्फोरस और स्ट्रॉन्शियम के डिफरेंट आइसोटॉप्स भी यूज किए जाते हैं। So, for the treatment of skin cancer, phosphorus 32 and strontium 90 are used. They produce beta radiations. ये beta radiations को produce करते हैं. The dose of these radiations has to be carefully controlled. Otherwise, these radiations could do more damage than help.
Patients undergoing these radiation treatments can also feel ill because the radiation also damage their healthy cells. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि हमारी बुक में ये लिखा हुआ है कि MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम यूज़ किए जाते हैं, बीटा रेडिएशंस के सोर्सेज हैं। ये बीटा रेडिएशन के सोर्सेज बहुत राइट मकदार में, राइट इंटेंसिटीज के साथ इस्तेमाल होने चाहिए, ताकि ये सिर्फ डिस्टर्ब्ड टिश्यूज़ को या ऐसे टिश्यूज़ को जो कि अफेक्टेड हैं उन्हें ही ख़त्म करें, उन्हीं सेल्स को ख़त्म करें, ना कि उन सेल्स को जो कि ठीक काम कर रहे हैं। ऐसा करने पर इनका नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा हो सकता है डियर स्टूडेंट, और ये नुकसान सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर काम करने वाले तमाम मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर चलिए अब बात कर लेते हैं रेडियोग्राफी पे। रेडियोग्राफी क्या है डियर स्टूडेंट्स? रेडियोग्राफी भी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स से निकलने वाली रेडिएशंस की मदद से एक इमेज हासिल करना है, और इस इमेज की वजह से, इस इमेज की मदद से आप फिर बहुत सारी चीज़ों को डिटेक्ट या डायग्नोज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं कि इस रेडियोग्राफी के बारे में हमारी बुक क्या कहती है। The gamma radiations, radiographs are used in medical for the diagnosis, such as in the internal imaging of brain, to determine precisely the size and the location of the tumor and in the other part of the body. तो डियर स्टूडेंट्स, इस रेडियोग्राफी में हमने ये सीखा कि गैमा रेडिएशंस की मदद से जो इमेज ऑब्टेन किया जाता है, जैसा डियर स्टूडेंट्स एक्स रेज की मदद से जो इमेज ऑब्टेन किया जाता है उसे एक्स रेज कहते हैं, इसी तरह से गैमा रेडिएशंस की मदद से जो इमेज ऑब्टेन किया जाता है उसे गैमा रेडियोग्राफ्स कहते हैं। इन गैमा रेडियोग्राफ्स की मदद से हम ब्रेन के अंदर मौजूद ट्यूमर की प्रिसाइज एग्जैक्ट लोकेशन और उसका साइज भी पता कर सकते हैं। ना सिर्फ ब्रेन बल्कि डियर स्टूडेंट्स जिस्म के और मुख्तलिफ सेंसिटिव ऑर्गन्स में मौजूद ट्यूमर का पता भी किया जा सकता। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक कदम और आगे चलते हैं। क्रैक्स और कैविटीज़ को भी इन्हीं गैमा रेडियोग्राफ्स की मदद से डायग्नोज किया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि शालीमार गार्डन में मौजूद फाउंटेन के जो पाइप्स थे उन्हें डिटेक्ट किया गया, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मज़ीद पाइप्स और स्ट्रक्चरल पार्ट्स में भी अगर कोई कैविटी आ जाए, कोई क्रैक आ जाए, तो उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है यूजिंग द गैमा रेडियोग्राफ्स। कैसे? हमारी बुक इस बारे में क्या कहती है, चलिए पढ़ के देख लेते हैं। क्रैक्स और कैविटीज इन द कास्टिंग्स, यानी कि लोहे को पिघला के जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें क्रैक्स या अनइवननेस या रफनेस को मेजर किया जा सकता है। कैसे? यूजिंग द गैमा रेडियोग्राफ्स। सो द क्रैक्स इन द कास्टिंग्स or pipes can also be detected by scanning with the gamma radiations. Any sudden increase in count rates indicate the cavity in the object. अब जहाँ पर भी कैविटी होगा या क्रैक होगा या कोई पेन होल होगा तो वहाँ से गैमा रेडिएशंस बहुत स्पीड से बाहर आना शुरू हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई डिसकंटिन्यू है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। गैमा cameras are also designed to detect gamma radiations from the side. Dear students, इसके अलावा एक और भी बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है। वो ज़बरदस्त यूज़ क्या है? हम गैमा का सोर्स बॉडी के अंदर इंड्यूस करवा कर बॉडी से निकलने वाली गैमा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वो गैमा रेडिएशंस बॉडी के किस पार्ट से निकल रही हैं, इसे डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेशली एक गैमा कैमराज बनाते हैं। गैमा कैमराज निकलने वाली गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं और उसकी मदद से एक इमेज दे देते हैं। उस इमेज को देखते हुए हम उस स्पेसिफिक ऑर्गन की कंडीशन को जज या एग्जामिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमारी बुक क्या लिखती है, चलिए पढ़ लेते हैं। द गैमा कैमराज आर डिजाइंड to detect gamma radiations from the sites in the body where gamma emitting isotopes are located. An image is shown in the book. Here the image you can see, जिस image में आप देख सकते हैं कि रेड पोर्शन एक पर्सन की किडनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी किडनी से निकलने वाली गैमा रेडिएशंस बहुत ज़्यादा स्वेर हैं। तो इस ग्राफ को देख के एक डॉक्टर इस पेशेंट की किडनीज के बारे में एक अच्छी राय कायम कर सकता है। इस पर्सन की किडनीज के बारे में जो डायग्नोसिस है वो डिड्यूस कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है इस इमेज के बाद। दीज इमेज आर
consisting of dots of gamma emitting sources in the patient's body. The camera can also used to obtain the sequence of image to observe an organ such as kidney. जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि किडनी के इमेज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यकीनन फिर देख लिया कि कैसे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ किया जा सकता है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ करके आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी चीज़ों की एजेस भी बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डेटिंग का नाम तो आपने सुना हुआ है। कार्बन डेटिंग में कार्बन 14 की मिकदार को देख के पुराने सैंपल्स को, ऑर्गेनिक सैंपल्स को देख के उनकी एज का तयन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बर्ड स्केलेटन मिला तो स्केलेटन में मौजूद कार्बन 14 की बची हुई मिकदार को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, ये जो स्केलेटन है, ये कितने अरसे पहले इस ज़मीन में दफन हुआ था, ये किस शख्स का है और कितने अरसे पहले ये शख्स मर के ज़मीन के नीचे गया था। डियर स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक चीज़ों की एजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि कोई पत्थर, कोई चट्टान, कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, इनकी एजेस को चेक करने के लिए हम पोटेशियम के डिफरेंट आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत पुरानी इमारतें, बहुत पुरानी चट्टानें, बहुत पुराने पहाड़, इनकी एजेस भी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पोटेशियम की बची हुई मिकदार को देखकर, मेजर करके फाइंड आउट की हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज के इस लेक्चर में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है आपने समझी है। आपकी बुक्स में तमाम नोट्स ऑलरेडी बने हैं। आपको आज के लेक्चर को सुनने के बाद करना क्या है, हाईलाइटर या पेंसिल से तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना। अपना बेइंतहा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। See you next time. Allah Hafiz.